हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे गाउस नियम के लास्ट अनुप्रयोग पे। 5 अनुप्रयोग अभी तक हो चुके हैं, ये छठा अनुप्रयोग है। देखिए, ये जो अनुप्रयोग है ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है, तो इसलिए इसको ध्यान से सुनिएगा। वैसे 5 अनुप्रयोगों में से 2 जो अनुप्रयोग पहले पढ़ा, एक तो मैंने पढ़ाया था अचालक प्रत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, वहाँ से आया हुआ है। और उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट होने वाला यही टॉपिक इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र। ठीक है ना, तो ये ध्यान से सुनिए। देखिए, इसमें क्या होने वाला है कि इसमें हम क्या करेंगे, कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोला लेंगे और उस गोले के आयतन V में, गोला कौन सा है, अचालक गोला है, और उसके आयतन V में क्या है, आवेश क्यों है, वो एक समान रूप से क्या है, वितरित है। आवेश क्यों वितरित है, तो आयतन आवेश घनत्व क्या होगा। देखिए यहाँ पर ये गोला दिख रहा है आपको सभी को, ये गोला देखिए, ये इस गोले का आयतन क्या है, V है, त्रिज्या क्या है, कैपिटल R है, और आवेश कितना है इसके अंदर, Q है। तो आयतन आवेश घनत्व क्या होगा, रो बराबर Q/4/3 पाई R क्यूब। ये स्टार्टिंग में पढ़ाया था आयतन आवेश घनत्व, तो ये समीकरण 1 हो गया। अब देखिए, हमें क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र निकालना है, और विद्युत क्षेत्र 3 कंडीशन में निकलेगा। एक है चालक गोले के बाहर, अचालक गोले के अंदर और पृष्ठ पर। तो सबसे पहले हम देखते हैं, जब बिंदु अचालक गोले के बाहर हो, बाहर की कंडीशन के लिए, तो इसमें स्मॉल r ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, कैपिटल R होना चाहिए। इसका मतलब देखिए, ये हमारे पास एक अचालक गोला है, ये अचालक गोला है जिसकी त्रिज्या कितनी है, कैपिटल R है, और इसमें इसके आयतन V में Q आवेश का क्या है, वितरण है एक समान रूप से। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, बाहर एक बिंदु ले लेते हैं। जैसे बाहर एक बिंदु ले लिया P, दिख रहा है ये बिंदु P, और बिंदु P ले लिया, और O से और बिंदु P की दूरी क्या है, यहाँ स्मॉल r है। तो हम क्या करेंगे, O को केंद्र मानकर स्मॉल r त्रिज्या का एक गोलीय गाउसीय पृष्ठ है उसकी कल्पना करते हैं। तो गाउसीय पृष्ठ की हमने कल्पना कर ली, क्योंकि आपको उस गाउसीय पृष्ठ से लिंक फ्लक्स ही देखना है, गाउसीय पृष्ठ से जो लिंक यानी संबंध फ्लक्स ही देखना है। ठीक है ना, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो इसी वजह से क्या किया हमने, गाउसीय पृष्ठ बना ली। ठीक है, तो ये गाउसीय पृष्ठ है, और इस गाउसीय पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर तो हम देखेंगे तो विद्युत क्षेत्र का जो परिमाण है वो समान होगा। मतलब विद्युत क्षेत्र का जो परिमाण है E यानी मैग्नीट्यूड है वो क्या रहेगा, समान रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि गोले के केंद्र O से और पृष्ठ का हर बिंदु क्या है, समान दूरी अर्थात स्मॉल r दूरी पर है। ये बात ध्यान रखिएगा। इसलिए विद्युत क्षेत्र का परिमाण तो समान ही रहेगा, लेकिन विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो पृष्ठ के हर बिंदु पर क्या है, अलग अलग है। लेकिन त्रिज्यक है, त्रिज्यक अर्थात क्या है, पृष्ठ के लंबवत है, अर्थात पृष्ठ के लंबवत होती है विद्युत क्षेत्र की दिशा। मैंने शो भी की, देखिए आपके सामने, ये देखिए ई देखो, ये दिखा रखी है, ये दिखा रखी है। इस प्रकार से आप कहीं पर भी देख लो, हर पॉइंट पर क्या होगी, लंबवत होगी, पृष्ठ के क्या होगी, लंबवत होगी। कहीं पर भी आप बना सकते हो, कहीं देखिए हर पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन क्या होगी, लंबवत होगी। तो देखिए, मैंने इसमें पॉइंट लिया P, और इस पॉइंट P पर मेरे को क्या देखनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखनी है। बाहर ही है ये बिंदु, तो बिंदु P पर मैंने क्या ले लिया, इस पृष्ठ का एक भाग, एक छोटा सा अल्पांश ले लिया जिसका क्षेत्रफल क्या है, dA है, और इसके लंबवत जो क्षेत्रफल सदिश है वो हमारा dA है, जो कि क्या होगा, इस पृष्ठ के लंबवत होगा। तो ये दिखा दिया मैंने। और विद्युत क्षेत्र की दिशा आपको पता ही है, अभी भी बताया, पृष्ठ के क्या होती है, लंबवत होती है। तो E और dA दोनों इसमें क्या होते हैं, एक ही डायरेक्शन में होते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए, आगे हम इसमें विद्युत क्षेत्र को कैलकुलेट करते हैं। कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम गाउस नियम यूज करेंगे। तो देखिए क्या होता है गाउस नियम। देखिए, अब मैंने ये बात बता दी, दिशा तो अलग अलग बिंदु पर त्रिज्यक होती है, पहले ही होगी बात। अतः गाउस नियम से गाउस नियम लगा लेंगे। गाउस नियम क्या होता है, गाउस नियम यहाँ से समाकलन E डॉट dA बराबर है Q/ε0, क्योंकि टोटल आवेश तो हमारे पास उस गाउसीय पृष्ठ के द्वारा परिबद्ध जो आवेश है वो हमारे पास Q है, समेशन Q का मान Q है यहाँ से, तो Q/ε0 हो गया है। अब देखिए, इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में बढ़ते हैं। यहाँ पर E डॉट dA है, तो D डॉट का मतलब होता है अदिश गुणनफल, तो EDA कोस थीटा बनेगा। तो EDA कोस थीटा, अब थीटा यहाँ पर क्या होगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि E और DA दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो यहाँ से थीटा का मान हम 0 रख देंगे। तो जैसे 0 रखेंगे तो कोस 0 का मान 1 हो जाएगा, तो EDA बनेगा ओनली। लेकिन विद्युत क्षेत्र E को हम क्या रखेंगे, समाकलन से बाहर। ये क्यों रखते हैं, ये आपको पता है, क्योंकि पृष्ठ के हर पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र का जो परिमाण है वो समान है। अब ये बाहर रखा, तो समाकलन dA बराबर Q/ε0। अब यहाँ समाकलन dA क्या होता है ये भी आपको पता है, ये हर बार बता रहा हूँ, पीछे भी आ चुके हैं चीज। गोले, ये गाउसीय पृष्ठ में, सॉरी उसमें
गोलीय कोष में भी किया था हमने। तो समाकलन डीए क्या होगा, गाउसीय पृष्ठ का जो गाउसीय गोलीय गाउसीय पृष्ठ है उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो समाकलन डीए बराबर होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये जो गोलीय गाउसीय पृष्ठ है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है ये, इस इंटीग्रेशन ऑफ डीए बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहां से ये इंटीग्रेशन ऑफ डीए बराबर क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसके बाद में हमें तो ई देखना है, तो इसका मतलब 4 पाई आर को तो ये नीचे जाना है यहाँ से, तो ये नीचे चला जाएगा यहाँ से। तो नीचे जाते ही क्या होगा, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये आ गई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी ये क्या है, हमारे जो गोला लिया था, जो अचालक गोला है, उस अचालक गोले में जो एक समान रूप से आवेश वितरित था, उसी आवेश के कारण उस गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये जैसा कि हमने ये गोलीय कोष में भी ऐसा ही पढ़ा था, गोलीय कोष में भी ऐसा ही था, गोलीय कोष या चालक गोला दोनों में यही था। लेकिन ये अचालक गोला है, तो भी अचालक गोले में भी बाहर के लिए तो यही स्थिति रहने वाली, यही विद्युत क्षेत्र रहने वाला है, जो किसके लिए था, गोलीय कोष के लिए था। गोलीय कोष के लिए जो विद्युत क्षेत्र था वो का वही विद्युत क्षेत्र किस में मिल रहा है, यहाँ अचालक गोले के लिए मिल रहा है। अचालक गोले के लिए तो मिल रहा है, लेकिन ये बाहर की कंडीशंस के लिए मिल रहा है। मतलब जब बिंदु हमारा क्या हो, अचालक गोले के या गोलीय कोष के जो भी है बाहर होगा तो विद्युत क्षेत्र दोनों केसेस में सेम रहेगा। दोनों केसेस मतलब चाहे अचालक गोला हो या चालक गोला हो, दोनों कंडीशंस मतलब दोनों जो अनुप्रयोग, दोनों अनुप्रयोगों में हमने बात की। पहले अनुप्रयोग में भी क्या था, यही था बाहर के लिए, और अब जो अनुप्रयोग पढ़ा रहा हूँ लास्ट अनुप्रयोग, इसमें भी क्या है, यही है बाहर के लिए। बाहर के लिए तो विद्युत क्षेत्र का तो मान सेम ही रहेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई, तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो ये चलो अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट रहेगा इसमें, दूसरा पॉइंट है, इसको देखिए। जब बिंदु अचालक गोले के अंदर है, अब बिंदु हमारा कहाँ गया, गोले के अंदर आ गया। दिख रहा है आप, ये गोला दिख रहा है, ये कैपिटल आर त्रिज्या का गोला है, अचालक गोला, और इसमें इसके आयतन V में क्या है, क्यू आवेश का एक समान रूप से वितरण किया गया। देखिए ये क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित किया गया है। अब हमें क्या करना है, स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर, मतलब स्मॉल आर क्या होगा, कैपिटल आर से छोटा होगा। अब की बार कहने का मतलब क्या करेंगे, इस अचालक गोले के अंदर ही हमें क्या लेना पड़ेगा, एक बिंदु, क्योंकि अंदर की बात कर रहे हैं तो गोले के अंदर ले लिया हमने। ये बिंदु दिख रहा है आपको, ये बिंदु P लिया है, दिख रहा है ये बिंदु P, और इस बिंदु P की O से कितनी दूरी, स्मॉल r है। तो हम क्या करेंगे, O को केंद्र मानकर वो स्मॉल r त्रिज्या की गाउसीय पृष्ठ की कल्पना कर लेंगे, गोलीय गाउसीय पृष्ठ की। तो इस गाउसीय पृष्ठ के द्वारा जो परिबद्ध आवेश है वो हमें देखना पड़ेगा, और वो ही आवेश क्या बताएगा, इस गाउसीय पृष्ठ से लिंक जो फ्लक्स है या संबंध फ्लक्स को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, और तभी हम क्या निकाल पाएंगे, उस गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब इस गाउसीय पृष्ठ के अंदर जो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है, या फिर इस अचालक गोले के अंदर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो हम निकाल पाएंगे। ठीक है, तो देखिए यही बातें लिखी है। गाउसीय पृष्ठ पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस पृष्ठ के भीतर स्थित परिबद्ध आवेश Q डैश के कारण होती है। मतलब इस पृष्ठ, ये गाउसीय पृष्ठ के द्वारा जो भी परिबद्ध किया गया आवेश है, जैसे कि मैंने यहाँ बताया Q डैश है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी हमें किसके कारण मिलेगी, Q डैश के कारण ही मिलेगी। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। गाउसीय पृष्ठ के बाहर और ये जो गोला है, गोले की जो सतह, इसके बीच में आवेश क्या है, Q माइनस Q डैश, क्योंकि आपको पता है पूरे गोले में आवेश कितना है, पूरे गोले में Q आवेश है, और गाउसीय पृष्ठ के द्वारा परिबद्ध आवेश कितना है, Q डैश है। तो ये गाउसीय पृष्ठ और गोलीय सतह के बीच में कितना आवेश होगा, Q माइनस Q डैश होगा। तो Q माइनस Q डैश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या रहेगी, शून्य रहेगी। बीच वाले के कारण से तो क्या रहेगी, 0 रहेगी। अरे भाई बात सीधी सी है, गाउसीय पृष्ठ में तो नहीं है ना आवेश है, ये बीच वाला जो आवेश है, ये दिख रहा है आपको, ये बीच वाला आवेश गाउसीय पृष्ठ में नहीं है, तो इसलिए क्या नहीं होगा, इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र भी नहीं होगा। विद्युत क्षेत्र किसके कारण होगा, जो आवेश गाउसीय पृष्ठ के द्वारा परिबद्ध होगा, जो आवेश गाउसीय पृष्ठ के द्वारा परिबद्ध होगा उसी के कारण से विद्युत क्षेत्र आपको मिलेगा। तो यहाँ आवेश क्या है, Q डैश है। तो ये Q डैश हम कैसे निकालेंगे, देखिए अब देखिए, अतः गाउसीय पृष्ठ के भीतर परिबद्ध आवेश कितना होगा, ये आपको देखो मैंने एक चीज बताई थी, स्टार्टिंग में बता दिया था कि पूरे एकांक आयतन में आवेश की जो मात्रा है, एकांक आयतन में आवेश की मात्रा ये हमारे पास थी, जिसे हम आयतन आवेश घनत्व बोल रहे थे, आयतन आवेश घनत्व, ये हमने देख लिया था भाई। एकांक आयतन में आवेश की मात्रा Q/4/3 पाई r क्यूब, ये थी ना, एकांक आयतन में थी। लेकिन हमारा आवेश है वो तो गाउसीय पृष्ठ के द्वारा ही परिबद्ध है। तो गाउसीय पृष्ठ का जो ये गाउसीय पृष्ठ है, इस गाउसीय पृष्ठ ने जितना आयतन घेर रखा है,
जितना आयतन घेर रखा है वो आयतन क्या है, वो आयतन क्या है, स्मॉल आर त्रिज्या का ही तो है ये गोला, ये गाउसीय पृष्ठ, ये जो गोलीय गाउसीय पृष्ठ है ये क्या है, ये स्मॉल आर त्रिज्या के वॉल्यूम को ही तो घेर रखा है इसने। तो स्मॉल आर त्रिज्या का जो आयतन है वो कितना है, यहाँ 4/3 पाई आर क्यूब है, यही तो है ना, मतलब ये गोला बन गया ना, ये गोला दिख रहा है आपको, ये गोला स्मॉल आर त्रिज्या का ये एक गोला है, या गोलीय गाउसीय पृष्ठ है, मतलब ये इस गोलीय गाउसीय पृष्ठ के द्वारा ये आयतन v क्या है, परिबद्ध है, और ये आयतन कितना है 4/3 पाई आर क्यूब है। तो एकांक आयतन में आवेश कितना था हमारे पास, ये था, तो 4/3 पाई आर क्यूब आयतन में आवेश कितना होगा, गुणा कर देंगे भाई एकांक में है ना ये, एक मिनट देखिए, आप दिख नहीं रहा, देखिए एकांक आयतन में आवेश तो यही था हमारा, एकांक आयतन में आवेश, तो 4/3 पाई आर क्यूब आयतन में आवेश कितना होगा, गुणा कर देंगे, क्योंकि हमें तो वही आवेश चाहिए जो कि गाउसीय पृष्ठ के द्वारा परिबद्ध किया गया है, वही आवेश चाहिए हमें भाई, गाउसीय पृष्ठ के द्वारा जो परिबद्ध किया गया है वही आवेश चाहिए। तो गाउसीय पृष्ठ ने जो आयतन घेर रखा है, मतलब जो आयतन घेर रखा है वो आयतन क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब है। तो एकांक आयतन में आवेश ये हमारा है Q/4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 पाई आर क्यूब आयतन में आवेश की मात्रा कितनी, गुणा कर देंगे, तो गुणा कर दिया। आप इसको रो भी लिख सकते हो, देखो मैंने ऐसे भी लिखा हुआ है यहाँ Q डैश, इसको रो लिख सकते हैं, जो पीछे था ना रो लिख सकते हैं, अभी ये आयतन आवेश घनत्व तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए इसको काटोगे तो क्या बनेगा, देखिए ध्यान से देखिए, 4/3 पाई ये तो कट जाएगा भाई, ये देखो 4/3 पाई ये तो कट ही जाएगा। अब जो बचेगा Q/r³ बचेगा। अब ये हो गया हमारा समीकरण 3 बन गया, 2 के बाद में ये हो गया हमारा समीकरण 3, जो कि गोलीय गाउसीय पृष्ठ के द्वारा परिबद्ध आवेश है। ठीक है, अब हमें क्या गाउस नियम लगाना है, तो गाउस नियम हमें बताइए गाउस नियम क्या होता है। गाउस नियम के बारे में आप जानते हो, ये इंटीग्रेशन ऑफ E.dA बराबर Q डैश अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और ये हो गया हमारा समीकरण 4। अब Q डैश की जगह ये मान रखना है, ये दिख रहा है आपको Q डैश, समीकरण 3 से मान रखोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ मान भी रखना है, और दूसरी बात एक साथ साथ ये भी देख लेते हैं कि E और DA इसमें भी क्या है, दोनों वो तो हर केस में सेम ही रहेंगे, E और DA दोनों क्या है, एक ही डायरेक्शन में है, जिसकी वजह से थीटा क्या हो गया हमारा, 0 हो गया। थीटा 0 होने से क्या हो जाएगा, ADA cos 0, और cos 0 का मान क्या होता है 1, तो यहाँ EDA बन जाएगा Q डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और Q डैश का मान ये रखेंगे, Q डैश का मान समीकरण इसमें, ये समीकरण 4 में 3 से रखेंगे, जैसे भी समीकरण 2 से, समीकरण 2 नहीं है भाई, समीकरण 3 है, समीकरण 3 से Q डैश का मान रखने पर, देखिए दिख रहा है ना, समीकरण 3 लिखा भाई, ये 2 नहीं है, उसमें भी अभी मैंने PDF भी बना ली है, उस PDF में भी मैंने 2 ही लिखा होगा, तो 2 को ये 3 कर लीजिए, क्योंकि 3 से रखेंगे Q डैश का मान, समीकरण 3 से Q डैश का मान रखने पर, तो समीकरण 3 से रखेंगे Q डैश का मान, तो रखेंगे तो क्या बनेगा, देखिए इस प्रकार से वैल्यू बनेगी। ठीक है, और E का परिमाण संपूर्ण पृष्ठ के लिए क्या होता है, समान, इसको मैंने बाहर लिख दिया, तो समाकलन DA Q/r³ अपॉन एप्सिलॉन नॉट R³ है। तो देखिए इसके बाद में क्या होने वाला है, ये समाकलन DA का मान क्या होगा, वही ये गोलीय गाउसीय पृष्ठ, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, ये समाकलन DA तो 4πr² हो गया, तो ये लिखने की जरूरत नहीं बार बार। ठीक है, तो ये देखिए इसको काटोगे तो क्या वैल्यू बनने, r² से ये r³ है तो ये कट जाएगा, तो एक r बचेगा, तो E बराबर क्या हो जाएगा भाई, इसको सोल्व करोगे तो E बराबर देखिए 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q/r अपॉन में R³। तो इसका मतलब गोले के अंदर, अचालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो दूरी r के समानुपाती होती है, दूरी r स्मॉल r दूरी r के समानुपाती होती है, यानी केंद्र से, गोले के केंद्र से जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी बढ़ेगी, किसके अंदर, अचालक गोले के अंदर, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, तो ये हो गया अचालक गोले के अंदर। अब हम बात करेंगे किसकी, सतह की, पृष्ठ की बात करनी है, तो अब पृष्ठ के लिए देखिएगा, देखिए पृष्ठ से पहले एक बार ये छोटा सा रह गया है, इसी में देखिए गोले के केंद्र पर हम इस केंद्र की बात करें तो स्मॉल r का मान 0 रखेंगे ना, तो जो समीकरण था हमारा, जो समीकरण स्मॉल r की जगह 0 रखेंगे, जो पीछे इक्वेशन था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में ऐसे ही तो था, E बराबर 1/4π एप्सिलॉन, इस प्रकार से Q/r ऐसे करके था, ये Q/r के रूप में था, Q/r, और क्या था इसमें लास्ट में क्या थी, वैल्यू क्या थी हमारे पास, ये हमारे पास था R³ है नीचे, ठीक है ना भाई, नीचे R³ है, तो स्मॉल r का मान 0 रखेंगे यहाँ, तो स्मॉल r का मान जैसे ही हम देखो, ये यहाँ से देखो भाई, ये नहीं दिख रहा है ना, ये अभी अभी निकाला मैंने इक्वेशन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, तो इसमें स्मॉल r की जगह 0 करना है बस, और कुछ नहीं है। 0 करते ही गोले के केंद्र पर हमारा जो विद्युत क्षेत्र हो वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा गोले के केंद्र पर, तो E सेंटर बराबर 0। लेकिन समीकरण 1 से एक बात ये भी ध्यान रखनी है,
समीकरण 1 में स्टार्टिंग में शुरुआत में लिखाया था मैंने, स्टार्टिंग में आयतन आवेश घनत्व नहीं बताया था कि रो बराबर क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब, इस प्रकार से था। तो वहां से क्यू बराबर क्या होता है, गोले के आयतन में आवेश की मात्रा क्या है, क्यू बराबर 4/3 पाई आर क्यूब रो है। तो ये आवेश क्यू का मान कहाँ रखेंगे, ये जो अभी विद्युत क्षेत्र हमने निकाला है, जो लास्ट इक्वेशन था, तो उसमें रख देंगे क्यू की जगह। तो क्यू की जगह रखते ही देखिए जो कटने वाला वो कट जाएगा, 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, आर क्यूब है, ये आर क्यूब से आर क्यूब कटेगा। तो अंदर के लिए जो विद्युत क्षेत्र इस प्रकार से भी हो जाएगा, समीकरण 6। इससे पहले वाला भी विद्युत क्षेत्र है, गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र है, अचालक गोले के अंदर, और ये भी क्या है, अचालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान है। मतलब दो रूपों में लिखा गया है इसको, ठीक है ना, दो रूपों में। उसमें वहां आयतन आवेश घनत्व नहीं था, आवेश की मात्रा थी, लेकिन यहाँ समीकरण 6 में क्या है, समीकरण 6 में यहाँ पर आयतन आवेश घनत्व के रूप में विद्युत क्षेत्र को लिखा गया है अचालक गोले के अंदर। तो ये बात भी आपको नोट रखनी है। अब देखिए तीसरा और इसका लास्ट पॉइंट है, जब बिंदु गोले की सतह पर स्थित हो, अगर हमारा जो बिंदु है वो अचालक गोले की सतह पर स्थित होगा, तो उस केस में स्मॉल आर बराबर क्या होगा, कैपिटल आर। तो आप क्या कर दो, जो था ना स्टार्टिंग में जो इक्वेशन 2 था ना, उसमें स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर कर दो, बस इतना सा ही काम है। तो ये हो गया समीकरण 7, ये हो गया विद्युत क्षेत्र। अब इसी प्रकार से समीकरण जो 6 है, इसमें यहाँ स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रख दो, ये भी क्या हो जाएगा, सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी। जब बिंदु हमारा कहाँ है, गोले की सतह पर है, तो उस केस में विद्युत क्षेत्र का मान ये आ जाएगा। ये आयतन आवेश घनत्व के पदों में है, ठीक है ना। अतः स्पष्ट है कि गोले की सरफेस है, उस पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, अधिकतम होता है। ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि केंद्र पर विद्युत क्षेत्र का मान 0, जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी तो विद्युत क्षेत्र का मान अचालक गोले के अंदर, भाई दूरी बढ़ेगी, स्मॉल आर का मान बढ़ेगा, तो विद्युत क्षेत्र का मान भी कंटिन्यू बढ़ता जाएगा और सतह पर जाके अधिकतम हो जाएगा। और फिर जैसे गोले के बाहर निकलेंगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटती हुई चालू हो जाएगी, मतलब दूरी बढ़ने के साथ साथ वो विद्युत क्षेत्र घटता हुआ चला जाएगा। तो अतः ये बता दिए विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, अधिकतम होता है। अब इसमें देखिए इसका लास्ट पॉइंट है, देखिए समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र का दूरी के साथ आलेख क्या होता है। आलेख और खींचना, आलेख बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, अकेले भी पूछ ली जाती है 1 नंबर में, ठीक है ना। तो इसलिए इसको ध्यान से सुनिएगा। देखिए विद्युत क्षेत्र और दूरी आर के साथ आलेख खींचना है, पॉजिटिव एक्सेस में भी, पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में, दोनों में। तो देखिए सबसे पहले हमारा जो पॉइंट है, सबसे पहले अचालक गोले के केंद्र पर की बात करें तो केंद्र पर हमारा विद्युत क्षेत्र क्या होता है भाई, 0 होता है। लेकिन जैसे जैसे दूरी बढ़ती जा रही है, दूरी बढ़ेगी तो विद्युत क्षेत्र का मान भी बढ़ेगा। अचालक गोले के अंदर की बात चल रही है, अंदर के लिए जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी विद्युत क्षेत्र का मान भी बढ़ेगा। और ये आ गया हमारा पृष्ठ, तो पृष्ठ पर क्या हो जाएगा, स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा यहाँ पर। और फिर जैसे ही पृष्ठ से बाहर निकलेंगे, गोले से बाहर निकलेंगे, तो विद्युत क्षेत्र का मान दूरी आर बढ़ने के साथ साथ घटता हुआ चला जाएगा। दूरी आर बढ़ेगी तो विद्युत क्षेत्र घटता हुआ चला जाएगा। तो ये हमारे हमने बाहर के लिए लिखा है, बाहर के लिए। ई व्युत्क्रमपाती किसके होता है, आर स्क्वायर के। इसी प्रकार से हम नेगेटिव एक्सेस में बना सकते हैं, ठीक है ना भाई। तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा आलेख था, इंपॉर्टेंट आलेख है, 1 नंबर में वैसे भी कई बार ये पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। अचालक गोले के लिए स्पेशली विद्युत क्षेत्र और दूरी के साथ जो परिवर्तन आरेख होता है वो एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसको भी ध्यान रखिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट होता है। आज के लिए इतना ही, और कल पढ़ेंगे हम एक नया टॉपिक, और कल हम खत्म ही कर देंगे, इस चैप्टर को ही कंप्लीट कर देंगे, ठीक है भाई। धन्यवाद।